जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जाम सिलेबस 2020-2021 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल होगी और आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर छोटी सी जानकारी मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने ऑलरेडी एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 कैसे भरना है इसके बारे में वीडियो बना दी है और आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप ये वीडियो वॉच करके अप्लाई कर सकते हो। और एलिजिबिलिटी की जानकारी जानने के लिए आपको दूसरी वाली वीडियो देख लेनी है जिसमें कि मैंने आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी के बारे में ही जानकारी दी है। तो इन दोनों वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो अगर आप इनको वॉच करना चाहते हैं तो वॉच कर लीजिए। अब बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसी नोटिफिकेशन से मैं आपको ये सब जानकारी देने वाला हूं। तो यहां पर आप जैसे ही नोटिफिकेशन के 9th पेज पर आओगे और नोटिफिकेशन के अंदर 11 पॉइंट पर आओगे तो आपको देखने को मिलेगा सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि किस रीजन से आपके किन लोकेशन पर एग्जाम होने वाले हैं। और जब आप फॉर्म को भरोगे तो वहां पर आपको 3 एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस भी देनी होगी, यानी कि आप 3 चॉइस दे सकते हो कि इनमें से किसी एक पे मैं चाहता हूं कि मेरा एग्जाम सेंटर रहे, तो वहां पर आप चूज कर सकते हो। और इसके अलावा आप यहां पर रीजन वाइज ये भी चेक कर सकते हो कि किस रीजन के एग्जाम सेंटर किन सिटी के अंदर होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देखने को मिल पा रही है। तो चलिए अब बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो ये है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पैटर्न, क्योंकि जो इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और स्किल टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। तो जो आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसका जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। तो पहले तो आप देख लीजिए कि जो आपकी डेट रहेगी वो आपकी 29 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 रहेगी, यानी कि 3 दिन आपका एग्जाम होगा, 29, 30 और 31। फिर इसमें जो आपका पार्ट 1 है, इसके जो सब्जेक्ट है वो है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके लिए आपको एग्जाम में 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और मैक्सिमम 50 मार्क्स ही दिए जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। फिर पार्ट 2 के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो है आपका जनरल अवेयरनेस, इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन और 50 नंबर दिए जाएंगे। फिर थर्ड पार्ट आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशंस, इसके लिए आपको टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स दिए जाएंगे। इस प्रकार से जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो टोटल 200 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी आपको 200 ही दिए जाएंगे। एग्जाम करने के लिए आपको नॉर्मली, अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हो तो आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, बट अगर आप विकलांग कैटेगरी के कैंडिडेट हो और जो पारा 7 है और पारा 7B है इसमें आते हो तो आपको 40 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आप इसके बारे में कुछ जरूरी जानकारी भी जान लीजिए कि जो आपके क्वेश्चन पेपर होंगे, यानी कि क्वेश्चन होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होंगे, जिसको हिंदी में बहुविकल्पीय बोलते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से एक विकल्प सही होगा। और साथ ही जो आपका एग्जाम पेपर रहेगा ये आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा। जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहो कर सकते हो, बट ध्यान ये देना होगा कि जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश के अंदर ही होंगे, भले ही आप हिंदी वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो या फिर इंग्लिश वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो। अब यहाँ पर आपकी जो निगेटिव मार्किंग है उसके बारे में भी इन्होंने आंसर दिया कि देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि प्रत्येक गलत आंसर के लिए यहाँ पर आपको 0.25 यानी कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग की जाएगी। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा। तो उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एक बहुत ही शोचनीय स्थिति है। जो लोग तुक्का मारने के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करते हैं कि जो होगा एग्जाम में देखा जाएगा, तुक्का मार देंगे। तो जो तुक्का मारने की कला है, अगर आप उसका प्रयोग कम करें तो तभी फायदेमंद रहोगे। अगर आप ये सोच करके तुक्का लगाओगे कि जो होगा देखा जाएगा, तो ऐसे में अगर आपने 2-4 क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं और उनके आंसर किए हैं तो आप वो नंबर भी यहाँ पर खो दोगे। तो ये बात मैं थोड़ा सार्कास्टिक वे में बोल रहा हूँ, तो आप इसको इतना सीरियस मत लीजिएगा कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपनी तुक्का मारने की अद्भुत कला का प्रयोग अब नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है। अगर आप किसी 2 विकल्प के अंदर कंफ्यूज हो, जिसमें कि आपको लगता है कि 4 विकल्प दिए हुए होते हैं, 2 में से आप कंफ्यूज हो कि हाँ या तो ये सही है या ये सही है, ऐसे में आप वहाँ पर इस अद्भुत कला का प्रयोग कर सकते हो, जो कि बहुत ही अद्भुत है। इतनी अद्भुत है कि आपको ये तक पता नहीं होता कि हाँ इसका राइट आंसर ये है। इसलिए आप जितना कम इसका प्रयोग करें उतना बेहतर रहेगा।
अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय द यूजिंग द फॉर्मूला, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के अंदर आप नंबर प्राप्त करोगे वो नॉर्मलाइज किए जाएंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जो कि ये है। आप इसको सर्च करके देख सकते हो कि इस फॉर्मूला के अंतर्गत किस प्रकार से स्कोरिंग की जाती है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपने बेसिकली जो जरूरी सवाल है एग्जाम पैटर्न से जुड़े हुए वो जान लिए है। अगर आपका इसमें कोई और डाउट है वो आप पूछ सकते हो। बेसिकली 3-4 सवाल आपके रहते हैं कि निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, उसका आंसर आपको मिल चुका है। पेपर आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा। जो लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्लियर करेंगे वही लोग स्किल टेस्ट के लिए आगे भेजे जाएंगे। अब ये जो आपका स्किल टेस्ट है वो कैसा रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट उसके पहले आप सिलेबस जान लीजिए कि जो आपके सब्जेक्ट हैं इन सब्जेक्ट के अंदर किन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। तो यहाँ पर पहला आपका पार्ट ए के अंदर जो सब्जेक्ट है वो है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स है या फिर क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ पर आपको बताया कि इट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, यानी कि इसके अंदर वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चन आएंगे। द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशंस, रिलेशनशिप्स कॉन्सेप्ट्स, arithmetical reasoning, verbal and figure classifications, arithmetical number series, non-verbal series, etc. The test will also include questions designed to test the candidate's abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationship, arithmetical computations and other analytical function। यानी कि इन टॉपिक्स के अलावा जो कैंडिडेट है उसके एब्स्ट्रैक्ट आइडिया सिंबल्स को परखने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो कि आप नॉर्मली ऑब्जर्व करते हो उनको देखते हुए। बेसिकली अभी जैसे मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं तो ये टॉपिक्स का क्या मायने हैं, तो इनका मायने ये है कि जो आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन आएंगे वो आपके इन टॉपिक्स के तैयार किए जाएंगे। तो अगर आपको इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा और देखना होगा कि इन टॉपिक्स के अंदर किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपका एक और सवाल मेरे जहन में आया है, वो सवाल ये है कि जो आपके क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके क्वेश्चंस का लेवल 12th लेवल का रहने वाला है, यानी कि जैसे कि 12th स्टैंडर्ड में आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं उसी लेवल के या उसी हार्ड लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। 12th लेवल का कोई हार्ड भी नहीं होता और कोई सिंपल भी नहीं होता, तो एक मीडियम लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर होने वाले हैं। फिर आता है आपका पार्ट 2 जो कि है जनरल अवेयरनेस। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी, यानी कि आपके आसपास क्या घट रहा है, जनरल अवेयरनेस, आप कैसे सोसाइटी को देखते हो, उसकी एबिलिटी, आपके अंदर कैसी एबिलिटी है इस चीज़ को परखने की। तो ये सब चीज़ें आपकी इस सब्जेक्ट के अंदर परखी जाएंगी और इस तरह के क्वेश्चन ही आपके आएंगे। तो इसमें जो आपका मेनली फोकस रहेगा क्वेश्चन के ऊपर वो आपका इन टॉपिक्स के ऊपर रहेगा, जैसे कि स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक स्कीम, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड साइंटिफिक रिसर्च etc. These questions will be such that they do not require a special study of any discipline, यानी कि जो आपके इन टॉपिक्स के भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके सब्जेक्ट के अंदर आएंगे कि अगर आप इनके बारे में कोई स्पेशल स्टडी नहीं भी करते हो तो तब भी आप इसको क्लियर कर सकते हो। अगर आप अपने आसपास जो घट रहा है, जो करंट अफेयर्स है, पिछले 5-6 महीने की जो न्यूज़ है वो स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर इनके अंदर घटा है, उसके बारे में अगर आप पढ़ लोगे नॉर्मली नेट से या अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहते हैं तो तब भी आप इस सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हो। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इसके लिए कोई स्पेशल स्टडी नहीं भी करते तो तब भी आप इस सब्जेक्ट को क्लियर करने में समर्थ हो। इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें आपको 50 क्वेश्चन आसानी से मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से इन सब को प्रिपेयर कर लोगे। यहाँ पर दोस्तों आता है आपका थर्ड पार्ट जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशंस। इसमें आपको बोला है कि इन एडिशन टू द टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज etc. हिज हर राइटिंग एबिलिटी वुड आल्सो भी टेस्टेड, यानी कि जो राइटिंग एबिलिटी है वो भी टेस्ट की जाएगी, बट जो मेन फोकस रहेगा वो इन टॉपिक्स के ऊपर रहने वाला है कि वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, तो ये सब आपको पढ़ने होंगे। अब यहाँ पर है आपका ई
जो कि है स्किल टेस्ट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एग्जाम क्लियर कर पाएंगे उनको फिर स्टेनोग्राफी टेस्ट देना होगा, तो इसके बारे में भी आप यहाँ पर अच्छे से अपने डाउट क्लियर कर लीजिए कि दी कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफी, यानी कि जो लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे एग्जाम के माध्यम से उनको स्टेनोग्राफी टेस्ट देना होगा, जिसको कि स्किल टेस्ट बोलते हैं। दी कैंडिडेट विल बी गिवन वन डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स, यानी कि यहाँ पर वन डिक्टेशन आपको दी जाएगी 10 मिनट्स की इन इंग्लिश या फिर हिंदी के अंदर, जो कि आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे वहाँ पर आपने चूज किया होगा कि आप ये किसके अंदर रखना चाहते हो, इंग्लिश या फिर हिंदी। एट द स्पीड ऑफ 100 पर मिनट, 100 वर्ड पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, यानी कि अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी पर अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर 100 पर मिनट आपको स्पीड देनी है। और अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो या आपने किया है तो आपको 80 वर्ड पर मिनट यहाँ पर अपनी स्पीड देनी होगी। दी मैटर विल हैव टू बी ट्रांसक्राइब्ड ऑन कंप्यूटर, और ये सब आपको कंप्यूटर के ऊपर ही टाइप करना होगा। दी ट्रांसक्रिप्शन टाइम इज एज फॉलो, यानी कि ये आपको यहाँ पर टेबल के माध्यम से उन्होंने टाइम बताया कि जो आपकी पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की, इसमें जो आपकी लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट इंग्लिश है, यानी कि जिन्होंने इंग्लिश चूज किया था उनका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा इन मिनट वो आपका 50 मिनट रहेगा। और जो लोग पारा 7A और B के अंतर्गत आते हैं, जो कि बेसिकली विकलांग कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको यहाँ पर 70 मिनट्स दिए जाएंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में आपको यहाँ पर हिंदी टाइपिंग के लिए जिन्होंने हिंदी चूज किया है, स्टेनोग्राफी चूज की है, उनको 65 मिनट का समय दिया जाएगा। और जिन्होंने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी इंग्लिश चूज की है उनको यहाँ पर 40 मिनट का समय दिया जाएगा। और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में यहाँ पर उनको हिंदी के लिए 55 मिनट का समय दिया जाएगा। बेसिकली ये आपका क्रम वाइज होगा, जो लोग इसको क्वालिफाई करेंगे उसको फिर ये अगला प्रोसेस दिया जाएगा, जो कि पहले ये रहेगा और फिर बाद में ये होने वाला है। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया है। फिर आपको बोला जा रहा है कि कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड टू टेक द स्टेनोग्राफी टेस्ट इन हिंदी विल बी रिक्वायर्ड टू लर्न इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड वाइस वर्सा आफ्टर दियर अपॉइंटमेंट, यानी कि जिन्होंने अभी अप्लाई कर लिया है हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए, यानी कि हम हिंदी के अंदर टेस्ट देना चाहते हैं, उनको ज़रूरत होगी कि जब वो अपॉइंट हो जाए उनको इंग्लिश स्टेनोग्राफी भी सीखनी होगी और साथ ही वाइस वर्सा भी सीखना होगा, क्योंकि इन्होंने आपको साथ ही बोला है कि विल बी रिक्वायर्ड टू लर्न इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड वाइस वर्सा आफ्टर दियर अपॉइंटमेंट, यानी कि फिर भी आपको इंग्लिश की स्टेनोग्राफी की तो आवश्यकता होगी ही और वो आपको सीखनी भी होगी। तो इसलिए बेहतर ये कि आप इंग्लिश की ही सीखें शुरुआत से ही, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करोगे, अगर आप इस बार नहीं हो पाते, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम बाद में फेस ना करनी पड़े कि हाँ हिंदी की भी हमने सीख ली है और अब हमें इंग्लिश की भी सीखनी पड़ रही है। बट ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें अपॉइंटमेंट के बाद में यह है कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है ये उसके बाद ही सीखनी है। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बार अपॉइंट हो गए, अगर आप इंग्लिश की स्टेनोग्राफी नहीं सीख पाए तो आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको टाइम और भी मिल जाएगा टाइम टू टाइम। फिर यहाँ पर आपको बोला है कि कैंडिडेट्स हैव टू वर्क एज इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफर्स एज पर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर ऑफिस, यानी कि जो यूजर ऑफिस है जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफर्स की स्टेनोग्राफी का यूज करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली आपने स्टेनोग्राफी के बारे में भी जानकारी जान ली है कि आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट कैसा रहेगा। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग मॉडिफाई ऑफ एवल्यूशन ऑफ स्किल टेस्ट इज अवेलेबल एट द कैंडिडेट्स कॉर्नर सेक्शन ऑन कमीशन वेबसाइट, यानी कि ये इसके बारे में आपको वेबसाइट के ऊपर दिया गया है। तो बेसिकली आपने यहाँ पर इसके बारे में जानकारी जान ली है, आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, आपका सिलेबस कैसा रहेगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट की स्पीड क्या रहेगी, जो भी है वो बेसिकली आपने यहाँ से देख लिया। अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अपने यूनिक क्वेश्चन कमेंट कर दीजिए, मैं एक वीडियो बनाऊंगा और फिर उसमें जो भी आपके यूनिक क्वेश्चन आएंगे उन सभी का आंसर एक वीडियो बना करके हल कर दूंगा, ताकि जिनके मन में भी इस तरह के सवाल है उन सभी को उनका आंसर मिल जाए। और इस वीडियो के लास्ट में बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।